अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने चिल्ड्रन वीक स्पेशल में एक और बच्चों की मेंटल डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन साइंस के प्रोग्राम के साथ मैं सोम्या फसी। देखते हैं और ऐसा कौन सा साइन है जिसको हम अपने बच्चों में अगर देखें तो हमें फ़ौरी तौर पर बच्चों की केयर और उनके लिए अलर्ट होना पड़ेगा। ये साइन है नमनेस का। नमनेस का मतलब अमूमन जब हम खुद भी कभी कभी ऐसा फ़ील करते हैं कि हमारी बॉडी में हमारे फिंगर्स, हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें कुछ फ़ील नहीं होता, या सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारी लेग, हमारी ब्रेन में नमनेस हो रही है, बॉडी में नमनेस हो रही है, तो हम तो बीइंग अडल्ट हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई खुद कर लेते हैं। उसकी वजह से हम अगर बहुत ज़्यादा पैसिव पर्सनालिटी के नहीं हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें अमूमन हमारी फ़िज़िकली कोई चीज़ शामिल हो जाती है। ये साइकोलॉजिकली पैदा होती है, इसको हम उस वक़्त भी नहीं देखते, लेकिन बड़ों में या बच्चों में नमनेस का होना ये साइकोसोमैटिकली पैदा होता है, यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कॉज भी शामिल होती है, साइकोलॉजिकली रीजंस भी शामिल होती हैं। अब बच्चों में ये जो नमनेसेस है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे कि बच्चा जो है, आप उसे कुछ भी कह दें, नमनेस सिर्फ आपको बॉडी के किसी ऑर्गन में, जो नमनेस का साइन है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपका हाथ, आपका पाँव, आपकी टांग या आपका कोई ऑर्गन, आपकी कोई सेंसेशन बेहिस हो रही है। इसका मतलब ये मेंटली तौर पर भी आपके अंदर नमनेस आती है। जब ब्रेन के अंदर नमनेस आती है तो क्या होता है कि आपके अंदर एक बेहिसी सी पैदा हो जाती है। आप कुछ भी कर लें, कोई भी काम कर लें, आप बच्चे को कुछ भी कह दें, उसकी वो सेंसेशन बिल्डअप नहीं होती। ऐसे में अमूमन हम बच्चों को डांटते हैं कि तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है, तुम्हें ये नहीं है। मतलब वो जो हमारी नेगेटिव डांट है बच्चों को, हमसे जो उस वक्त उनके ऊपर एग्रेशन करते हैं, वो एग्रेशन जो है बच्चे को मज़ीद उस काम के ऊपर पुख्ता कर देता है। और अगर आप अभी गौर करेंगे तो ये जो नमनेस का साइन है ये बच्चों में बहुत जल्दी वाज़िया हो जाता है। आइसोलेशन को, लैक ऑफ इंटरेस्ट को बाहर आने में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये जो नमनेस की स्टेज है ये बहुत जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जाती है। इसके लिए आपको ये बच्चे का वो आप स्टेप समझ लें कि अगर आपने थोड़ा सा अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को ज़्यादा अच्छा कर लिया तो शायद आप नमनेस की स्टेज बिल्कुल स्टार्ट में ही आइडेंटिफाई कर लें। इसमें ये नहीं होगा कि आपको बहुत देर हो जाएगी, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। समटाइम क्या होता है, नमनेस का जो पैदा होना है वो ब्रेन की वीकनेस की वजह से भी हो जाता है। बच्चा मस्कुलर और नर्व्स की उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है, उसकी जब फिज़िकल ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें उसके जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसमें वीकनेस रहती है, जिसे हम असाबी खिंचाव और पट्ठों का खिंचाव और पट्ठों की कमज़ोरी कहते हैं। तो वो जो मस्कुलर वीकनेस है या जो वो नर्व्स की वीकनेस है, उसकी वजह से भी बच्चा जब डेवलपमेंटल स्टेज पर जाता है, यानी वो ग्रो कर रहा है और उसकी बॉडी से उसको वो ब्लड की और उसकी तमाम न्यूट्रिशन की सप्लाई, जो उसके सप्लीमेंट्स हैं, वो उसकी अकॉर्डिंग टू द जो ग्रोथ है उसकी नीड पूरी नहीं हो रही, तो फिर क्या होता है, बच्चे की जो मस्कुलर और नर्व्स की डेवलपमेंट है वो मुतासिर होती है। ऐसे में जो बच्चे उनकी एक्टिविटी करते हैं, जैसे उनका थिंकिंग प्रोसेस मुतासिर होता है, उनका रिएक्शन पीरियड मुतासिर होता है, उनकी रीडिंग, लिसनिंग, ये सब चीज़ें मुतासिर होती हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों का उठना बैठना है, यानी सम टाइम हम देखते हैं बच्चे बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत पैसिव हो रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं, हम अपने कमेंट करते हैं, मगर हम वो जो वजह है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा जो हमसे गलती होती है वो क्या होती है कि जब बच्चे में ऐसा हो रहा था तो हम फौरी तौर पर उसको लेके मेडिकल चेकअप और डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इसको कोई गोलियां दे दें, सिरप दे दें, इसको मल्टीविटामिन्स दे दें, सप्लीमेंट्स दे दें। हम ये नहीं करते
कि हम बच्चे की आइडेंटिफिकेशन करें कि उसके अंदर ये जो चीज़ है, क्या वो डाइट के साथ मैनेज हो सकती है, कहीं डाइटरी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो बच्चा जिसके अंदर उसकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है और बाकी सब जगह पर उसकी एनर्जी जहाँ उसको चाहिए वहाँ तक एनर्जी नहीं उसकी सेव हो रही। इसके साथ साथ कोई बच्चा साइकोलॉजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर कुछ किसी ऐसे फेज़ से गुज़र रहा है कि वो बाहर से सबसे कट हो जाता है और उसके अंदर वो फीलिंग्स कम होती जा रही हैं। इस चीज़ को समझना इनिशियल स्टेजेस पर, जो बच्चों की इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब स्टेजेस के अंदर जो वीकनेस रह जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोरी, जैसे हमारी ताकत बढ़ती है ऐसे ही हमारी कमज़ोरी भी हमारे साथ बढ़ती है। तो अगर हम अपने साथ इस वीकनेस को ट्रैवल कराते हैं डेवलपमेंटल पीरियड में, वो भी हमारे साथ ग्रो करती जाती है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी वो कमज़ोरी भी बड़ी होती जाती है। और फिर जब बच्चा अपनी यंगहुड में आता है, टीन एज में आता है, तो वो प्रॉब्लम किसी और तरह का रूप इख्तियार कर लेती है। वहाँ भी ये सॉर्ट आउट ना हो तो फिर बच्चा जब अपनी अडल्टहुड में आता है तो वहाँ पर तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी अमल है कि हम अपने बच्चों को अपनी ऑब्ज़र्वेशन के अंडर लाएँ और उसमें हम इस चीज़ का बग़ौर मुताला करें। बग़ौर मुताला का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को सुबह शाम बस अपने लिए एक सब्जेक्ट बना लें। इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे की हर छोटी और बड़ी तब्दीली को देखें। बच्चों को अपनी सामने ग्रो होते देखने का मतलब ही ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कल मेरा बच्चा क्या कर रहा था, आज क्या कर रहा है। यानी वो जो डिफरेंस ऑफ एक्टिविटी है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको कि मेरा बच्चा कुछ दिन पहले तो ऐसी हरकत नहीं कर रहा था, अब ऐसा क्यों कर रहा है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत जल्दी हेल्पफुल साबित होते हैं। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की माइनर जो चीज़ें हैं, तब्दीलियां हैं, उनको मद्देनज़र नहीं रखते, उसमें क्या होता है कि फिर जब वो बच्चों ज़्यादा स्वेयर चीज़ों का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त फिर पेरेंट्स को तशवीश लाहक होती है। तो ये बहुत ज़रूरी अमल है कि आप अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करें। नमनेस के हवाले से बहुत से बच्चे अमूमन स्कूल्स के अंदर टीचर्स बहुत ज़्यादा इस बात की शिकायत करते हैं कि बच्चा आपका नॉन रिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेता है, जब उसको वो अटेंटिव नहीं होता। अब जब ब्रेन में नमनेस होगी तो बच्चा अटेंटिव नहीं रह सकेगा और अगर वो उस वक़्त रिप्लाई करना भी चाहे, यानी आंसर देना भी चाहे, तब भी वो एकदम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अपने बाहर की सिचुएशन के साथ और ऐसा लगता है कि इस बच्चे के अंदर तो कोई हिस्स ही नहीं है और ये बच्चा तो बहुत ही पैसिव हो गया है, बेहिस हो गया है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही। ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि बच्चे को मज़ीद उस कैफ़ियत के ऊपर सस्टेन कर देती हैं, क्योंकि बच्चा अपनी नमनेस को एंजॉय करने लग जाता है। उसको एंजॉय कैसे किया जाता है? वो एंजॉय ऐसे किया जाता है कि उसको तो कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। जब उसे कुछ फ़ील नहीं हो रहा तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी जो नेगेटिव बातें हैं उनको फ़ील कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा रिस्पॉन्स जो नहीं कर रहा है हमें, तो उसको कुछ फ़ील नहीं हो रहा और हम उसको वो नेगेटिव डांट पिलाते रहते हैं। लेकिन बच्चा जो है वो जब अपनी स्टेज को एंजॉय करता है तो वो कैसे एंजॉय करता है? वो इस तरह से एंजॉय करता है कि उसको मुकम्मल तौर पर ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसे गलत कहा जा रहा है, उसे डांटा जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो अपने मेंटली तौर पर, अगर उसकी मेंटली नमनेस है, दिमागी तौर पर नमनेस का शिकार हो रहा है, तो वो कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर वो अपने उस प्लेयर को एंजॉय कर रहा है। अगर उसको फिज़िकली कोई चीज़ किसी उसके बाजू में, किसी ऑर्गन में, टांग में, कहीं पर उसको नमनेस फ़ील हो रही है, तो ये एक अलर्ट साइन है आपके लिए कि बच्चे को
कहीं पर नर्व्स का इशू हो रहा है, उसकी नर्व्स प्रेशराइज्ड हो रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये नमनेस का बिहेवियर में आना, यानी कि बच्चा बिहेवियरली उसको वो बेहिसी का शिकार हो रहा है, उस ये उतना ही डेंजरस है जितना कि फिज़िकली तौर पर किसी नमनेस का पैदा हो जाना। जो हमारे नर्व्स के प्रॉब्लम है, समटाइम हम केयर नहीं करते। अगर हमने बच्चों को कोई पनिशमेंट करनी है, कुछ हम बच्चे पर अगर कभी हाथ उठाते हैं, टीचर्स अगर कभी इस तरह से पनिश करती हैं कि फ़िज़िकली बच्चों को सज़ा दी जाती है, तो हम इस बात का ख़्याल नहीं करते कि बॉडी में कौन सी नाजुक जगह हैं, या हम उनके ऊपर ये जो पनिश कर रहे हैं, इससे उनकी बॉडी में कोई नर्व, कोई बोन, कोई मसल डैमेज ना हो जाए। हम अपना एग्रेशन शो कर देते हैं। जिस तरह से फिज़िकली टॉर्चर होता है और वो हमारी बॉडी पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट छोड़ता है, इसी तरह से मेंटली टॉर्चर हमारे ब्रेन पर वो सब इफ़ेक्ट छोड़ता है। और वो जो टॉर्चर है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन की जो नाजुक नर्व्स हैं, जो बहुत सेंसिटिव नर्व्स हैं, उनको प्रेशराइज़ करता जाता है, और फिर वो एक ऐसी स्टेज पर चली जाती हैं कि जहाँ पर वो उनके अंदर से बिल्कुल सेंसेशन स्टॉप हो जाती है। सम टाइम ये डैमेज की वजह से होती है कि आपके ब्रेन पे कोई चोट लग गई, कुछ ऐसा हो गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस के प्रेशर से, एंजाइटी के प्रेशर से होती है। अब अगर छोटे से बच्चे को स्ट्रेस और एंजाइटी अभी से हो रही है, तो आप सोचें कि अगर हम उसे सॉर्ट आउट नहीं करते तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर वो बच्चा कहाँ जाएगा। और नमनेस वो चीज़ है कि अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्टेज के ऊपर लेकर जा सकती है साइकोलॉजिकली। मेरी आप सब पेरेंट्स से जो रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्लीज़ बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करें। उनको, उनकी एक्टिविटीज़ को सिर्फ नहीं ऑब्ज़र्व करें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखें, उनके रिस्पॉन्सेस को गौर करें। उनके स्कूल में उनकी टीचर से ज़रूर कोऑर्डिनेट कीजिए, उनके पीयर ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चा एक्यूरेसी पर चलें। एक्यूरेसी 100% ना सही, बच्चा 70-80% पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, नियर टू लैंडमार्क्स ऑफ हिज और हर एज ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, या फिर उससे नीचे है, या फिर बहुत ऊपर है। बहुत से बच्चे ऐसे, बहुत से बच्चों में ये जो नमनेस की स्टेज है, ये इसलिए भी आती है कि वो इतने एक्स्ट्रा फास्ट जीनियस होते हैं कि उनका ब्रेन बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, और उनकी बॉडी, उनकी फ़िज़ीक उसका साथ नहीं दे पाती। और ऐसे में, यानी वो छोटे होते हैं मगर उनकी थिंकिंग बड़ी होती है, उनका ब्रेन ज़्यादा वर्किंग करता है, और उस हवाले से उनकी फ़िज़ीक जो है वो वीक होती है। ऐसे में फ़िज़िकली नमनेस भी आ जाती है, और आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेन का प्रेशर भी डैमेज होने, ब्रेन का जो प्रेशर है वो नर्व्स को डैमेज करने लग जाता है। ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है। आप सोचते होंगे कि मतलब ये इतना क्रिटिकल कैसे हो गए बच्चों की ग्रोथ, हम सब तो ऐसे ही बड़े हो गए, कुछ पता नहीं चला, या बाकी। ये ज़रूरी इसलिए है कि देखें, बार बार मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ फोरम्स के लोग, आप भी, मैं भी, हम सब मुख्तलिफ जगह पर इस बात को बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त एक जो जनरेशन है और जो हमारी एनवायरमेंटल चीज़ें बन गई हैं, हम बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर लाइफ को एक हसल बसल का शिकार होके लेके जा रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम बच्चे को एनवायरमेंटल क्या चीज़ दे रहे हैं। हम बच्चे को एनवायरनमेंट में स्ट्रेस दे रहे हैं, वो चाहे घर की हो, स्कूल की हो। हम बच्चे को हर तरह से एक एंजाइटी अपने साथ बिठाकर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बच्चों की एजुकेशनल एंजाइटी, बच्चों की कैरियर एंजाइटी, बच्चों के लिए अपने इर्द-गिर्द वो जो एक गुड एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अगर कोई बच्चा बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रखता है, तो मैं और आप इस बात को सोच नहीं सकते, क्योंकि हम इस वक्त बच्चे वाली एज पर नहीं हैं। तो हम ये बात शायद नहीं फ़ील कर सकते कि उस बच्चे का वो जो मेंटली टॉर्चर से वो गुज़रेगा उस वक्त, कि जब वो
इंटेलिजेंट है मगर उसकी बाकी बॉडी या फिर उसके एनवायरनमेंट और उसकी फिज़िकली सपोर्ट उसको उतनी नहीं मिल रही जितनी उसकी ज़रूरत है। आप सब पेरेंट्स से, आप सब फ्रेंड्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की और हमारी लव एसोसिएशन की ज़रूरत है। बच्चों को उनकी उसी एज पर उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई करने में हमसे ज़्यादा और कोई उनका हेल्पफुल नहीं होगा। और इस बार का जो हम अपना मोटो बना रहे हैं कि हम बच्चों के लिए सिर्फ बातें नहीं करें, हम बच्चों को देखना शुरू करें, आइडेंटिफ़ाई करें और उसी एज में राइट टाइम पर उनको राइट हेल्प दें, ताकि आने वाले दिन में वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, उनको आइडेंटिफिकेशन कीजिए। और जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने इस बात को कहा था कि आप एक चार्ट ले लें, उसमें बच्चे के ये साइंस नोट करते जाएं और अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द घर में जितने बच्चे हैं या वैसे बच्चों को या अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिए और बच्चों का वो चार्ट डेवलप करें। अगर बच्चों में ऐसा कोई भी साइन आता जा रहा है तो आप बच्चों के साथ सिटिंग करें, नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमसे वो साइन शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल में, इनबॉक्स में, जैसे आपको इजी है आप कीजिए, मगर प्लीज़ कीजिए। बहुत सी दुआओं के साथ फिर इंशाल्लाह अगले और एक साइन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।